Hello dear class 10 students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is your English educator and mentor पलक रखियानी. My dear class 10 students, उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड रेडी हैं आज के इस क्विज सेशन के लिए. अब पलक मैम ने क्विज क्यों कहा? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs, वो भी हमारी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक बहुत ही मज़ेदार और फनी कविता है, ह्यूमरस पोएम है जिसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो नाउ इन दिस पोएम हमें पता है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिसमें जो है हमारी पोएट जो है कैरोलिन वेल्स ने बहुत ही अच्छे से बताया है अलग अलग एनिमल्स के बारे में. कि आप जो है किसी टाइम अगर जंगल में जाने का आपको मौका मिले तो आप कैसे एनिमल्स को आइडेंटिफाई करोगे, लेकिन उन्होंने ये बात सीधे तरीके से नहीं करी है इन अ ह्यूमरस फॉर्म. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. यू ऑल नो काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं MCQs से. सो मैं क्विज के फॉर्म में इसलिए कराती हूँ इन सवालों को ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है, जो रिविजन है, वो और भी स्ट्रांग हो जाए. एक आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो दिस वीडियो इज जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस वीडियो जिसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी अच्छे से रिसर्च करके क्वेश्चन बैंक से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके अच्छे क्वेश्चंस MCQs इसमें डाले हैं, तो जिन्हें आप सॉल्व करेंगे है ना, अपनी नोटबुक में आप आंसर लिखते जाएंगे है ना जो आपको लगेगा, एंड देन एट लास्ट आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ऑलराइट, तो पूरी कहानी समझ आ गई कैसे चलेगी MCQ की. तो शुरुआत करते हैं MCQ की स्टोरी विद आवर चैनल जो कि आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन. ओके, बात समझ आ गई. क्या करना है, नोटबुक साथ में रखनी है. जो नहीं लाए उठ के फटाफट से दौड़ लगाओ है ना, फटाफट से दौड़ लगाओ, नोटबुक लेके आओ. अब करना क्या है, सिंपल सा काम है. पहला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ कि ना दिख रहा है मैम? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD. पोएम पढ़ के आयो अच्छे से है ना, मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, अच्छे से पोएम पढ़ के आओ क्योंकि MCQ में क्या होता है ना, लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. MCQ में बीच में से सवाल आपसे उठा के पूछ देते हैं कॉन्सेप्ट के. तो ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ाई करी है, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझना है. ऑलराइट, अब जैसे आपको सवाल दिखा, आपने देखा क्वेश्चन नंबर लिखना और यहाँ पे जो भी ऑप्शन तुम्हें आंसर लिखना है. डोंट टेक मच टाइम, जिसको आंसर आता है उसको कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा. तो ABCD जो भी आंसर लगता है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आंसर जो है C है फॉर एग्जांपल है ना, तो अगर आपको आंसर लगता है फटाफट से लिख दो एंड देन कुछ सेकंड बाद मैं आपको बोलूंगी टाइम्स अप और मैं आपको आंसर बताऊंगी. ईमानदारी से अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप क्रॉस करेंगे, सही होता है तो टिक करेंगे. तो ऐसे 3, 4 जितने भी 50, 30 जो है क्वेश्चन है अपने करते करते क्रॉस टिक टिक लगते जाएंगे एंड एट लास्ट आपको क्या करना है. जैसे फॉर एग्जांपल 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, जितने आपके स्कोर आए, 25 आए, 20 आए, 29 आए, कहाँ चला गया स्कोर यार, है ना, 25 आए, जितने भी आए उतना स्कोर आपको कैसे बताना है, कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन नीचे दिख रहा है सबको, ये 2 मिनट अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुन लो फिर चालू करते हैं. ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन सबको दिख रहा है, जितने भी आपके स्कोर आए आपको ऐसे करके बता देना है. बोलो मैम क्या रीजन इसका? देखो, स्कोर और टेस्ट का रीजन क्या होता है, क्विज का रीजन क्या होता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाए. प्रोग्रेस करना है ना हमें, हमारी 10th क्लास है, बड़ा ही क्रूशियल ईयर है. तो आज अगर आपके 25 आए तो कल आपके 27 आने चाहिए, 28 आने चाहिए, ऐसे धीरे धीरे, और 30 आ जाए फुल तो बहुत अच्छी बात है. और जिसके 30 आते हैं उसको कोशिश करनी है कि उसे मेंटेन रखें. राइट, सो दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल यू टू शेयर द स्कोर विद मी, ताकि मैं भी देख सकूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की क्या प्रोग्रेस चल रही है. ठीक, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, बहुत ही बढ़िया. अब फटाफट से शुरुआत करते हैं सवालों के संग्राम की. ठीक है, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फटाफट से आंसर दे देना है ना, मुझे पता है बहुत ही फास्ट हो तुम लोग. चलिए आते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा है ना, 1000 रुपए के लिए. ठीक है, चलिए. विच एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी? A लायन, B हाइना, C बियर या D टाइगर. एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस पोएम इटसेल्फ. तो जो कविता में आपको डिटेल दी गई है आपने उसी अनुसार आंसर देना है, अपने मन से सोच के मत देना. किसमें ब्लैक स्ट्राइप होते हैं आपको पोएम में बताया है क्लियरली. विच एनिमल हैज ब्लैक स्ट्राइप्स, काली काली पट्टियां. स्ट्राइप क्या होते हैं? काली पट्टियां. किस जानवर के शरीर पे होती हैं? शेर के. हाइना, हाइना क्या होता है? हाइना को हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं. ठीक है, बियर यानी भालू, टाइगर यानी बाघ. ओके, सो
सबके आंसर आ गए होंगे, आपका समय यहीं पे खत्म होता है, टाइम्स अप। ज्यादा टाइम मत लिया करो इजी सवालों में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विदाउट एनी डाउट। टाइगर की बॉडी पे, आपको पता है टाइगर की येलो बॉडी होती है, ठीक है। येलो बॉडी पे, अब मैं काले बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, है ना। येलो बॉडी पे उसके ब्लैक कलर के ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं, दिखेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। येलो बॉडी पे उसके ब्लैक कलर की ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं ना, धारियां होती है, धारियां प्रेजेंट होती हैं। तो कितना सुंदर लगता है टाइगर, है कि नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। जिस जिसने सही दिया है टिक करो, गलत दिया है क्रॉस करो। वैसे गलत होगा नहीं है किसी का, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है Which animal is mainly associated with Bengal? ऐसा कौन सा जानवर है जो बंगाल से एसोसिएटेड है इस पर्टिकुलर कविता में। ए लायन, बी टाइगर, सी हाइना या डी क्रोकोडाइल। हिंट दे देती हूं, है ना, एक लाइफलाइन अगर किसी को चाहिए। जिसको आंसर आता है वो तो खटाक से दे देगा, जिसको लाइफलाइन की जरूरत है वो लाइफलाइन ले ले। दी बंगाल डैश, ऐसे क्लियरली आपकी पोम में लिखा हुआ है। जो कविता हमने पढ़ी है उसके स्टैंजा में, कौन सा स्टैंजा वो भी बता देती हूँ। चलो स्टैंजा भी बता दे रही हूँ, अब तो क्या दिक्कत आएगी। स्टैंजा 2 में, है ना, सेकेंड स्टैंजा में दिया है द बंगाल डैश, है ना, द बंगाल डैश। तो क्या है, कौन सा एनिमल एसोसिएटेड है। आपका समय यहीं खत्म होता है। इट इज ऑप्शन बी टाइगर, द बंगाल टाइगर। ये वही टाइगर है जिसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, और ये वही टाइगर है जो बंगाल से एसोसिएटेड। आपने बहुत बार नाम सुना होगा बंगाल का जो टाइगर होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 सेज द फेस ऑफ विच एनिमल अपीयर्स स्माइलिंग। ए हाइना, बी बेयर, सी क्रोकोडाइल या डी लेपर्ड। इनमें से कौन सा जानवर है कविता के अनुसार जिसका मुंह ऐसे स्माइल करते हुए दिखाई देता है। हाइना, बियर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड। फटाफट से आंसर बताओ, सही होना चाहिए आंसर, करेक्ट होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। स्माइल ऑन इट्स फेस, स्माइल, कौन मुस्कुराता रहता है। ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो आपका वक्त यहीं खत्म होता है। विच एनिमल्स अपीयर स्माइलिंग, यहाँ पे पोएम में ये लाइन यूज की गई थी। स्माइल के लिए कहा गया था, देखो लाइनें याद हो जाती हैं। अरे दिख जा भाई, दिख जा, दिख जा भाई, दिख जा, आजा, आ गया, हाँ जी। देखो पोएम में ये लाइन यूज की गई थी, मैरी स्माइल्स। तो मैरी स्माइल्स किसकी है, यानी मुस्कुराहट किसके चेहरे पे रहती है, लकड़बग्घे के, यानी ए हाइना इज द करेक्ट आंसर। याद कीजिए, जब क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में डिफरेंशिएट, अंतर करना सिखा रही थी कवि हमारी, तो उन्होंने कहा था हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, यानी उनके चेहरे पे मुस्कान। अब वो एक्चुअल में मुस्कुराते नहीं है, लेकिन होता है ना कभी कभार फेस ऐसा दिखता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो थर्ड का आंसर हो गया ऑप्शन ए, जिसका करेक्ट है टिक करेंगे, रॉन्ग है तो क्रॉस करेंगे। आते हैं क्वेश्चन 4 पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टू विच एनिमल डज द पोएट कॉल नोबल। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं देखती हूँ किस किस को याद है। किस जानवर को हमारी कवियत्री ने नोबल कहा था। नोबल का मतलब क्या होता है, समवन हु इज रॉयल, समवन हु इज रॉयल, या बहुत ही ज्यादा शाही टाइप का जो होता है। ए क्रोकोडाइल, बी बेयर, सी टाइगर या डी लायन। अब ये उसी को ही आंसर आएगा जिसने पढ़ी है पोएम अच्छे से, है ना। किसी को डाउट हो सकता है दो ऑप्शन में, मतलब जिसने नहीं पढ़ी अच्छे से, जिसने पढ़ी है उसको तो आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए भाई, चलिए लाइन लिख के बता दूं। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। देखो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम बार बार पढ़ोगे ना पलक मैम की तरह, तुमको कविता की लाइनें भी याद हो जाएंगी, है ना। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट विल ग्रीट यू, है ना, विल ग्रीट यू या अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ठीक है। नोबल वाइल्ड, तो यहाँ नोबल किसके लिए कहा गया है, नोबल कहा गया है नन अदर देन हमारे टाइगर, ऑप्शन सी द बंगाल टाइगर, ठीक है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक शाही जंगली जानवर आपको जब आपका स्वागत करे। ऑलराइट, तो नोबल किसे कहा था, टाइगर को। मैं कौन से दो ऑप्शन कह रही थी, देखो जिसने नहीं पढ़ा है उसे लगता है यार लायन भी तो जंगल का राजा है, तो उसके लिए शाही कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने मन से आंसर नहीं देना है। एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड, लिटरेचर सेक्शन में बस स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अपने मन से आंसर दे देते हैं। देखो लिटरेचर में ये जो कवि हैं, लेखक हैं, इतनी मुश्किल से ये लोग लिखते हैं भाई, तो इन्हीं के
पढ़ाए हुए से हमको आंसर देना है ना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट किसे नोबल कहा गया है? टाइगर को। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, which says which animal has black spots on his hide? Is it A leopard, B tiger, C lion or D bear? Again a very good question. Which animal has black spots on his hide? मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी अभी, क्योंकि क्वेश्चन समझा दिया तो आंसर भी समझ आ जाएगा। ठीक है, जिसको क्वेश्चन समझ आ गया बहुत ही बढ़िया, आंसर बता दो फटाफट से, मार्क कर लो A, B, C या D। Which animals has black spots on his hide? ठीक है, आंसर मार्क हो गए। अब सुन लो, ब्लैक स्पॉट्स समझ आता है क्या होता है? स्पॉट क्या होता है? देखो, स्ट्राइप और स्पॉट में फर्क होता है। ब्लैक स्पॉट होते हैं बेटा काले धब्बे, स्पॉट और स्ट्राइप में फर्क समझो। स्पॉट होते हैं धब्बे, स्ट्राइप होती है धारियां, ऐसे ऐसे लाइन वाली स्ट्राइप होती हैं और स्पॉट्स ऐसे ऐसे धब्बे जैसे होते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो ना? डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू, राइट? तो स्पॉट इज धब्बे, स्ट्राइप इज धारियां। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच एनिमल हैज ब्लैक स्पॉट्स ऑन हिज हाइड। अब यहाँ पे हाइड क्या है? तो हाइड एक्चुअली एक मेटाफर, एक तुलना यूज की गई थी। हाइड से उनका मतलब है उस जानवर की स्किन का। उस जानवर की स्किन को, जो भी जानवर आंसर है आपका है ना, उस जानवर की स्किन को हाइड कहा गया है। तो किस जानवर की चमड़ी पे जो है काले धब्बे प्रेजेंट रहते हैं? तो इट इज एज इजी, राइट? इट्स वेरी इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। क्या है आंसर? ऑप्शन ए लेपर्ड, तेंदुआ। तेंदुआ देखा है ना? तेंदुए की बॉडी पे जो है स्ट्राइप्स नहीं होते, उसकी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, ऐसे 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 डॉट, ऐसे पोल्का डॉट जैसा दिखता है कि नहीं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 which says which animal sheds tears while eating its victim? A lion, B tiger, C crocodile या D chameleon? ये तो मुझे लगता है बड़ा ही आसान सा सवाल है कि नहीं? क्या है सवाल? Which animal sheds tears? Shed का मतलब क्या होता है? आंसू। Shed का मतलब क्या होता है? आंसू बहाना। तो कौन सा जानवर अपने विक्टिम को मतलब क्या होता है? अपने शिकार को खाते समय आंसू बहाता है। आंसू एक्चुअल में वो बहाता नहीं है, लेकिन एक उसकी बॉडी का ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऐसा लगता है कि वो आंसू निकल रहे हैं उसकी आंखों से। सो कौन है? क्लियर सी बात है मैम, इसमें तो टाइम मत लो। क्या बोलते हैं, कहावत क्या है हिंदी में? मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्रोकोडाइल वो एनिमल है जो अपने विक्टिम को यानी शिकार को खाते टाइम आंसू बहाता है ना, शेड्स टीयर्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से बता दो यार मुझे इसका आंसर। हाउ डज द पोएट ट्रीट फेरोशियस एनिमल्स एंड बीस्ट्स? A with love and care, B with precaution, C with rules and regulations, D with a coat of gentle but weird humor. इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं तो ये देखना चाहूंगी किसको सवाल का मतलब समझ आया है ना। जिसको मतलब समझ आया वही उत्तर दे पाएगा। तो थोड़ा वक्त चलो मैं दे दूंगी, है ना। सवाल समझो, अभी मैं सवाल नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी ना रहूंगी एग्जाम में, है ना। सवाल तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। फर्स्ट सॉल्व इट by yourself and then I will tell you the solution. ठीक है, कवि ने एक्चुअली क्वेश्चन कहता है हाउ डज द पोएट, कवि ने फेरोशियस एनिमल्स और बीस्ट। फेरोशियस का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये जो जंगली जानवर हैं, तो इस पर्टिकुलर कविता में उन्होंने उन्हें कैसे ट्रीट किया है। ट्रीट किया है यानी कैसे अभी हमारे सामने उन्हें दर्शाया है, कैसा बर्ताव किया है। नहीं, एनिमल्स के सामने नहीं गई वो। ट्रीट का मतलब है कि कैसे दर्शाया है, कैसे सिंपल वर्ड में बताऊं तो रिप्रेजेंट किया है कविता में। तो कविता में उन्होंने विद लव एंड केयर, बहुत ही प्रेम के साथ और बहुत ही ध्यान रखते हुए बताया है। विद प्रिकॉशन लेते हुए बताया है। सी विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे नियम और कायदों के साथ बताया है। या फिर डी विद अ कोट ऑफ जेंटल बट वियर्ड ह्यूमर, एक कोट है किसकी? जेंटल सा, बहुत ही स्वीट सा और अजीब सा ह्यूमर, यानी एक हास्य तरीके से, एक फनी वे में उन्होंने इनके बारे में बताया है। सो आई होप अब तो समझ गए होगे, ह्यूमर वर्ड भी दिख गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विद द कोट ऑफ जेंटल बट वियर्ड ह्यूमर। यू ऑल नो, इस कविता की शुरुआत में ही अपन ने जब हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन या समरी, दोनों में कहा था इट इज अ ह्यूमरस पोम।
ह्यूमरस यानी सीधे तरीके से नहीं। उन्होंने देखो जंगली जानवरों के बारे में आपको बताना हो कि इससे बच के रहना, तो कैसे आप प्रिकॉशन बताओगे, आप नियम बताओगे। इन्होंने क्या किया, वो नियम वो प्रिकॉशन एक फनी वे में बना दी, एक ह्यूमर वे में। कैसे कि अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाओ और अगर आपको एक ऐसा जानवर दिखे, बड़ा सा हो, एक टॉनी बीस्ट हो, और अगर वो आपके सामने ऐसे दहाड़े कि आप बस मर ही जाओ, तो समझ जाना वो एशियाटिक लायन है। तो कितनी फनी बात है, वो दहाड़ेगा, हम मर जाएंगे, तो हम क्या सोचेंगे फिर, है ना, कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। बट दैट वाज जस्ट अ कॉमिक वे। ऑलराइट, सो विद द जेंटल कोट ऑफ वियर्ड ह्यूमर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन विच सेज वेयर कैन यू फाइंड एशियाटिक लायंस। वेरी इजी क्वेश्चन। एशियाटिक लायंस आपको कहाँ मिलेंगे? ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, नॉर्दर्न कंट्रीज, सदर्न कंट्रीज। सो ये तो क्लियरली आपकी पोम में कहा गया था। अरे यार कॉमन सेंस तो लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। एशियाटिक लायन कहाँ मिलेगा? नाम ही बता रहा है एशिया में मिलेगा। और क्लियरली हिंट देती हूँ, वर्ल्ड मैप में एशिया कहाँ आता है बेटा? कौन से डायरेक्शन में आता है? डायरेक्शन समझ आते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहाँ पड़ता है एशिया अपना? इस साइड पड़ता है। ये साइड क्या होती है? दिस इज ईस्ट। सो वेयर कैन यू फाइंड एशियाटिक लायन? इन द ईस्टर्न कंट्रीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड पोएम में भी कवियत्री ने कहा है कि इफ यू गेट अ चांस टू गो टू ईस्ट, है ना, ईस्ट के जंगल, सो ईस्टर्न कंट्रीज इज द राइट आंसर। ओके, वी विल नॉट टेक मच टाइम इन सच क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 says, how can you be sure that you have seen the Asiatic lion? A. Large and tawny. B. Ferocious and powerful. C. Terribly loud roar. या D. All of the above. तो सवाल क्या कहता है कि आप कैसे श्योर हो सकते हो, है ना, आप कैसे ये मान सकते हो कि आपने एशियाटिक लायन देखा। यानी ऐसे कौन कौन से फीचर आप ऑब्जर्व करोगे जो आपकी पोम के स्टैंजा में बताए हैं ना, कवियत्री ने बताया ना कि ये है, तो एशियाटिक लायन समझना। तो 4 पॉइंट दिए हैं। क्या होगा? लार्ज एंड टॉनी है, फेरोशियस एंड पावरफुल है, टेरिबली लाउड रोर है, या सब कुछ। ठीक है, तो क्लियर है। एशियाटिक लायन की बात कब आई थी बताओ फटाफट? फर्स्ट स्टैंजा में। ठीक है, आंसर नोट डाउन हो चुका है सबका। पहले स्टैंजा में ही पहला एनिमल था एशियाटिक लायन। तो सबसे पहली चीज तो कवि ने क्या कही थी? अगर आपको एक लार्ज और टॉनी बीस्ट मिले। लार्ज का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही विशाल हो। टॉनी एक रंग होता है येलोइश ब्राउन कलर। लायन का कलर देखा ना, लायन की स्किन का कलर येलोइश ब्राउन होता है, तो टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर। तो अगर आपको ये दिखे तो मान लो लॉयन है, तो पहली बात तो सही हो गई। ठीक है, अब एमसीक्यू में ये गलती कोई नहीं करेगा कि पहला आंसर सही मिल गया, टिक लगा के बढ़ गए अगले क्वेश्चन पे। नेवर एवर डू दिस, है ना। आपके पूरे दिमाग में मेरी आवाज गूंजनी चाहिए कि अगर पहला आंसर सही मिल गया तो पलक मैम ने बताया है सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? तो अभी देखो वजह समझ जाओगे। बी, फेरोशियस एंड पावरफुल। एक ऐसा जानवर जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, बहुत ही वाइल्ड हो और बहुत ही ताकतवर हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी तो सही बैठ रही है। और ऑप्शन सी, टेरिबली लाउड रोर, और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो रोर करता है। शेर क्या करता है? रोर, दहाड़ लगाता है। तो ये तो और भी सही बात है, क्योंकि कहा था ना पहले स्टैंजा में कि अगर वो आप पे दहाड़ लगाए जोर से और आप मर जाओ तो आप समझना आप एशियाटिक लायन को देख रहे हो। तो अगर तीनों बातें सही हैं तो मुझे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन डी। एंड हम क्या कर रहे थे? अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम पहला ही टिक लगा के भग जाएंगे। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से हैव पेशेंस, है ना, फास्ट करो लेकिन जल्दबाजी में मत करो। ठीक है, चलो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। होपफुली सबने आंसर दिया होगा इसका। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the animals will not spare but eat you at once? A Bengal tiger, B bear, C crocodile, या D hyena। यहां पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जानवर will not spare, यानी आपको बख्शेगा नहीं, है ना, आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन एक ही बार में पूरा का पूरा खा जाएगा, है ना। स्पेयर मी का मतलब, स्पेयर करने का मतलब होता है कि छोड़ देना किसी को, है ना। ऐसा कौन सा जानवर है जो आपको छोड़ेगा नहीं और बिल्कुल एक ही बार में पूरा खा जाएगा? तो कौन है? बंगाल टाइगर, बियर, क्रोकोडाइल, हाइना। तो ये बताया गया है सेकंड स्टैंजा में। इतनी बड़ी हिंट दे दी, सबको पता है सेकंड स्टैंजा में कौन से जानवर की बात की गई थी। कविता के सेकंड स्टैंजा में कौन से जानवर की बात की गई थी?
याद करो, अभी पीछे पढ़ा था ए बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर वो एनिमल है जो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है, एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है ना, और वो आपके पास आएगा और आपको एक ही बार में खा जाएगा। ऑलराइट, चलिए आते हैं अगले सवाल पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। व्हाट कैन टेरिफाई यू टू डेथ? ए रोमिंग अलोन इन द जंगल्स, बी लाउड रोर ऑफ द एशियाटिक लायन, सी लाउड रोर ऑफ द लेपर्ड, या डी लाउड रोर ऑफ बंगाल टाइगर। कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्सेप्ट्स के बीच में। यहां पूछा है व्हाट कैन टेरिफाई यू टू डेथ, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मृत्यु तक डरा देगी, मतलब वो चीज हुई और आपको लगा आपकी मृत्यु हो गई, एज इफ यू आर डाइंग। तो जंगल में अकेले घूमना, या शेर की दहाड़, या लेपर्ड यानी तेंदुए की दहाड़, या बाघ की दहाड़। सो अगेन अभी पीछे ही हमने बात की थी, जल्दी से आंसर बता दीजिए, फटाफट से मार्क कीजिए ताकि आई विल टेल यू द राइट आंसर। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो योर टाइम्स अप। फर्स्ट स्टैंजा में कौन सा एनिमल की बात है? एशियाटिक लायन की, पता है कि नहीं? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि वो एनिमल इतनी लाउड रोर करेगा, आपके पहले स्टैंजा में लिखा है, उसका लाउड रोर होगा, और अगर तुम समझ जाओ कि तुम बस मर ही गए हो, है ना, एंड लाउड रोर वेयर यू फील यू आर डाइंग, तो समझ जाना वो एशियाटिक लायन है। तो किसका लाउड रोर की बात हो रही है? एशियाटिक लायन की। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच सेज व्हाट टेक्निक डज अ लेपर्ड यूज टू फिनिश यू टू डेथ? ए लीप ऑन यू, बी tear you apart, C eat you slowly, या D none of the above। इन चारों में से लेपर्ड यानी कौन? एक तेंदुआ जो है कौन सी टेक्निक, कौन सा तरीका अपनाएगा आपको बिल्कुल खत्म करने के लिए, है ना, आपको मतलब ऊपर पहुंचा देने के लिए? ए लीप ऑन यू, लीप का मतलब क्या होता है? आप पे जंप करना, या आप पे वो जो है छलांग मारेगा, ठीक है। बी टीयर यू अपार्ट, आपको बिल्कुल जो है, टीयर का मतलब क्या है यहाँ पे? आपको बिल्कुल चीर के रख देगा। ईट यू स्लोली, बिल्कुल आराम आराम से आपको खाएगा, या नन ऑफ द अबव। सो याद कीजिए थर्ड स्टैंजा, करिए याद, जहां पे लेपर्ड की बात की गई थी। लेपर्ड की बात क्या कर रहा था? लेपर्ड के लिए ये लाइन यूज की गई थी, लेप एंड लेप अगेन। अरे याद आया कि नहीं? थर्ड स्टैंजा की आखिरी लाइन ही, इट विल लेप एंड लेप अगेन। तो ये लेप वर्ड एक्चुअली क्या है? ये लेप वर्ड एक्चुअली है LEAP, लीप, यानी अगर आपने एक तेंदुआ अगर आपने एक जानवर देखा जो आप पे छलांग लगाएगा, है ना, और छलांग लगा के आपको बिल्कुल और ज्यादा तेज झपट के खा जाएगा, सो वो कौन होगा? वो होगा एक तेंदुआ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लीप ऑन यू। कौन सी टेक्निक यूज करेगा तेंदुआ? छलांग मारने की, यानी झपटने की। ऑलराइट, moving on to question number 13. Which animal hugs you very hard in an unfriendly way? Is it A bear, B tiger, C lion, D hyena? Very quickly answer दो। इनमें से कौन सा जानवर है जो आपको बहुत तेज गले लगाएगा, लेकिन इन एन अनफ्रेंडली वे, यानी दोस्त वाला गले नहीं है, वो ऐसा गले लगाएगा कि आप जो है स्वर्गवासी हो जाएंगे, है ना, आप ऊपर चले जाएंगे, इतनी जोर से, मतलब आपको दबा देगा वो। इट विल हग यू टिल डेथ, है ना, डेथ तक की हग हो जाएगी वो। तो कौन सा जानवर है? भालू, शेर, बाघ, हाइना। सो करेक्ट आंसर सभी को पता है। कौन हग करता है यहाँ पे आके? ऑप्शन ए बियर, भालू। भालू के लिए लिखा था ना, अगर एक जानवर आपके पास आके आपको हग करे, तो भालू बेसिकली हग नहीं करता है, ये उसका तरीका है, क्योंकि वो इतना विशाल, इतना मोटू सा होता है भालू। अगर वो किसी को ऐसे हग करता है ना, दैट इज नॉट गले लगाना, दैट इज जकड़ना। वो पूरी तरह से ऐसे जकड़ लेता है कि वो जानवर मर जाता है, उसका शिकार मर जाता है, एंड देन वो उसे बढ़िया से खा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फटाफट से बताइए इसका आंसर। Which animal smiles merrily before attacking and killing their victims? A bear, B hyena, C leopard, D tiger। तो देखो ये सवाल मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन चेंजेस, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या क्वेश्चन हो गया। अरे देखो यार, इधर से कान खींचे, उधर से, तुमको क्वेश्चन समझना है और आंसर देना है। तो पहले पूछा था, है ना, कि कौन सा जो है अलग हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्लियरली आपको वो लाइन दे दी है जो दे दी थी, जो पोम में लिखी है,
स्माइल्स मैरिली, तो कौन सा एनिमल स्माइल करता है? अभी बात हुई थी मैम, ऑप्शन बी, दैट इज हाइना, है ना। हाइना स्माइल करता है अपने शिकार को खाते टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हाउ विल यू नो दैट इट इज एन एशियन लायन? ए, बिकॉज यू सॉ इट इन एशिया, बी, इट विल रोर एट यू व्हेन यू आर डाइंग विद फियर, सी, बिकॉज इट लुक्ड लाइक अ लायन, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ, मतलब जिसको आ जाए बहुत अच्छी बात है, सही, वैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी, मतलब दिमाग लगाना है ना कि एक्चुअल में ये पोएम क्यों लिखी गई है और फिर क्या आंसर आएगा। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो एक एशियन लायन है? इन तीनों में से कौन सी क्वालिटी है जिससे पता लगेगा कि हाँ भाई वो एशियन लायन है? क्योंकि आपने उसे एशिया में देखा इसलिए एशियन लायन है, या फिर वो आप पे ऐसे दहाड़ेगा कि आप मर रहे हो, है ना, इसलिए वो एशियन लायन है, या सी, बिकॉज क्योंकि वो एक शेर की तरह दिख रहा था इसलिए वो एशियन लायन है, या डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, टेक योर टाइम एंड क्विकली टेल द आंसर। चलिए, आई होप एवरीवन मस्ट हैव डन इट। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है आप कैसे बताओगे कि वो एक एशियन लायन है। तो देखो, आपको पोएम के पहले स्टैंजा में क्या बताया कवि ने? क्या कवि ने कहीं भी पहले स्टैंजा में ये बताया है कि आपने उसे एशिया में देखा इसलिए वो एशियन लायन है? बोलो मैम बिल्कुल नहीं। या फिर बिकॉज इट इज लुक्ड लाइक अ लायन, अरे इस पूरी पोएम में मैंने आपको क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स। ये उनके लिए है जिनको नहीं पता है कि वाइल्ड एनिमल्स कौन सा क्या है ना। तो उन्होंने पोएम लिखी है कि अगर आपको नहीं पता चले कौन सा वाइल्ड एनिमल क्या है तो ये चीजें ऑब्जर्व करना। तो भाई वो शेर की तरह दिख रहा है तो फिर इसमें आइडेंटिफाई क्या ही करना, तो ये पॉइंट नहीं दिया था। बिकॉज इट लुक लाइक अ लायन नहीं, क्योंकि इफ यू ऑलरेडी नो वो लायन है तो तुम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे थे? बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इट विल रोर एट यू व्हेन यू आर डाइंग विद फियर, बिकॉज दिस वाज द मेन कैरेक्टर जो हमारी पोएट ने बताया है इन दी फर्स्ट स्टैंजा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ए और सी क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर हमको ऑलरेडी ये पता होता भाई तो हम आइडेंटिफाई करने क्यों आते? सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। आते हैं हम हमारे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन सेज, यहाँ पे आपकी पोएम की लाइन दी गई है, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। What is the poetic device used here? A, metaphor, B, simile, C, oxymoron या D, personification. So यार ये मैं ऑलरेडी बता दूं, when I was teaching, जब हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन, एक वीडियो है पोएम एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पे क्लियरली मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस किए हैं। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना, ये लेक्चर ज़रूर देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस लाइन में बताना है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो ठीक है, मैं समझती हूँ इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी, है ना, थोड़ा सा समय दूंगी। सोचो कि इन चारों में से, यानी मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन में से कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड पोएटिक डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। चलिए, हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। चलिए आ जाइए। उससे पहले आप सॉल्व तो करते रहिए, उससे पहले मैं ये बता दूं, देखो जो भी ऑप्शन में यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आते हैं तो एक बार उन्हें समझ लेते हैं, राइट। इससे एक आपका रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा पोएटिक डिवाइस क्या है। तो मेटाफर और सिमिली की जब मैं बात करती हूँ, है ना, मेटाफर और सिमिली की जब मैं बात करती हूँ तो इन दोनों पोएटिक डिवाइसेस में होता है कंपैरिजन, इन दोनों में होती है तुलना। दोनों में होता है कंपैरिजन, दोनों में होती है तुलना। तो बोलो मैम अगर दोनों सेम है तो क्या फर्क हुआ? फर्क सिर्फ इतना है दोनों की तुलना में, है ना, दोनों के कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना फर्क है, ऊपर मेटाफर है, यहाँ नीचे सिमिली है। फर्क इतना है कि मेटाफर में और सिमिली में हम जो है यहाँ पे नीचे वाले पे, यानी सिमिली में लाइक और एज वर्ड का यूज करते हैं तुलना करते वक्त, और मेटाफर में ऐसे कोई भी शब्द का यूज नहीं किया जाता है। फिर से सुनिए, मेटाफर और सिमिली दोनों में तुलना की जाती है, बस फर्क इतना है सिमिली में जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम लाइक या एज का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, ही इज as brave as a lion।
तो मैंने क्या कहा, वो एक शेर की तरह, एज ब्रेव एज अ लायन, शेर की तरह जो है बहुत ही ज्यादा साहसी है। तो एज वर्ड का यूज हुआ, कंपेयर कर रहे हो किसको, ही को, जो लड़का है उसको शेर से, ठीक है, तो ये सिमिली हो गया। और ऑन द अदर हैंड इफ आई से मेटाफर, ही इज अ लायन, वो एक शेर है, मैंने उसको शेर ही बना दिया, मैंने लाइक और एज का यूज नहीं किया, सो दिस इज अ मेटाफर, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऑलराइट, क्लियर हुआ? तो ये हो गए दो। एक आता है ऑक्सीमोरन। अब बहुत लोगों ने ऑक्सीमोरन का नाम शायद नहीं सुना होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? बेसिकली ऑक्सीमोरन में जब भी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर आपको देखने को मिले, पेयर क्या होता है? पहली बात तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर सबको पता है मैम जोड़ी होती है, यानी दो शब्द होंगे। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? वो शब्द जिनके मीनिंग ऑपोजिट हो, वो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो लेकिन आसपास प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कविता की लाइन है जिसमें लिखा है हैप्पीली ही वॉज, है ना, जैसे है ही वॉज हैप्पीली सैड। क्या लिखा मैंने? ही वॉज हैप्पीली सैड। अब मुझे एक बात बताओ, हैप्पीली और सैड, क्या ये दोनों वर्ड्स कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है? हैप्पी होता है खुश होना, सैड होता है दुखी होना, लेकिन दोनों आसपास प्रेजेंट है, हैप्पीली सैड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, क्लियर हुआ? कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ वर्ड्स या जिनके ऑपोजिट मीनिंग होते हैं। ठीक, चलो अब आखिरी वाले पे आ जाओ, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो काफी आसान है, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये है। पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम किसी भी नॉन ह्यूमन, ठीक है, किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को, कोई भी नॉन ह्यूमन हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये रूम हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टीवी हो गई, किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग को जब हम ह्यूमन क्वालिटी से दर्शाते हैं, किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को अगर हम ह्यूमन क्वालिटी से दर्शाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्वालिटी क्या होती है मैम? तो बेटा हंसना, रोना, खाना पीना, गाना, है ना, काइंडनेस, ये सब क्या है? ये सब ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, इंसान ही करते हैं। तो अगर इन चीज़ों से किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को दर्शाया जाए तो वो क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा द स्काई इज इन प्रिटी कलर्स, या द स्काई इज, नहीं रुक जाओ, द स्काई इज वेरी हैप्पी। अब मुझे एक बात बताओ, है स्काई कैसे हैप्पी हो सकता है? क्या आसमान खुश होगा? आसमान के अंदर फीलिंग्स होती है? नहीं। लेकिन हैप्पी तो किसका ट्रेट है मैम? ये तो इंसानों का ट्रेट है। तो यहाँ पे मैंने स्काई वर्ड को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया है। स्काई नॉन ह्यूमन है, इसे मैंने पर्सोनिफाई किया, यानी इंसानी क्वालिटी से दर्शाया, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब इतनी बड़ी मैंने आपको हिंट दे दी है, क्लियरली मैंने जब सारे आपको समझा दिए हैं, तो अब मुझे एक बात देख के बताओ फिर से इन लाइनों को, अब तो आंसर दे पाओगे। जिसका अभी तक आंसर नहीं आया वो इसके बाद तो आंसर दे पाओगे। हाइनास कम विद मेरी स्माइल। बेटा हाइना क्या एक कहीं तुलना हो रही है? बोलो नहीं मैम, तुलना की तो बात ही नहीं है, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ वर्ड भी नहीं है। क्या हाइना एक नॉन ह्यूमन थिंग है ना, इंसान नहीं है ये। और क्या बताया गया है? हाइना हंस रहा है ना, हाइना बैठा है और बढ़िया बढ़िया अटैक करने से पहले हंस रहा है विलन के जैसे। तो ये क्या हुआ? मैंने क्या किया है? हाइना को पर्सोनिफाई कर दिया मैंने, है ना, नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटी दी। दूसरा देखो, बट इफ द क्रोकोडाइल्स वीप, क्रोकोडाइल भी नॉन ह्यूमन है। वीप करना क्या होता है? रोना, आंसू बहाना, है ना, तो रोना भी तो इंसान की क्वालिटी है, और यहाँ क्रोकोडाइल को दर्शाई गई है। तो क्लियरली इन लाइंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? ऑप्शन डी, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, सो ऑप्शन डी होता है आपका आंसर। देखिए, जिन जिन स्टूडेंट्स ने डी दिया है आंसर, वेल डन। जिसका गलत गया है उसे क्या डीमोटिवेट नहीं होना है, उन्हें ये समझना है कि हो सकता है हमारा ये टॉपिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो उसे आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है ना, टिल द टाइम कि आप एग्जाम में यहाँ पे गलत नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17। What can non-plus a novice? A. Distinguishing beast of prey. B. Wild animals. C. Crocodiles. या D. None of the above. बाप की पोम की एक लाइन है, non plus a novice.
सो व्हाट कैन नॉन प्लस अ नोविस, इन चीजों में से एक नोविस को क्या नॉन प्लस कर सकती है? सवाल समझोगे, उत्तर दे दो, थोड़ा से कुछ सेकंड्स में आपको दूंगी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन एंड टेल यू द आंसर। क्विकली टेल क्या है जवाब, और उससे पहले तो सबको वोकैबुलरी क्लियर होनी चाहिए, है ना, कविता की लाइनें आनी चाहिए कि भाई नोविस और नॉन प्लस का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, देखो पहले तो तुम इन दोनों वर्ड का मतलब समझो, नोविस और नॉन प्लस। एक्चुअली नॉन प्लस नहीं होता है, ये कविता में यूज किया है नॉन प्लस, एक्चुअल वर्ड होता है नॉन प्लस्ड। ठीक है, चलिए, नोविस का मतलब होता है यार समवन हु इज लाइक, होता है ना एक नौसिखिया कहते हैं जिसको, समवन हु इज न्यू टू जॉब, जिसको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, तो समवन हु इज न्यू टू समथिंग, है ना, किसी चीज के लिए आप नए हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है उसके बारे में, है ना। और नॉन प्लस का मतलब क्या होता है, उस चीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, उस चीज में आप कंफ्यूज कर सकते हो या मिस्टेक कर सकते हो, मेक मिस्टेक टू आइडेंटिफाई, या किसी चीज को पहचानने में आप गलती करते हो, दैट इज नॉन प्लस्ड। तो व्हाट कैन नॉन प्लस और नॉविस का मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो एक नौसिखिया को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज कर सकती हैं? किस चीज में वो कंफ्यूज हो सकता है? डिस्टिंग्विशिंग बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी किस में अंतर करने में कंफ्यूज हो सकता है? बीस्ट्स ऑफ प्रे क्या होते हैं? बीस्ट्स ऑफ प्रे यानी क्या, ऐसे जानवर जो शिकार करते हो, है ना, ऐसे जानवर जो शिकार करते हो, या फिर वाइल्ड एनिमल्स, है ना। वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है वाइल्ड एनिमल्स, तो एक इंसान जो है वाइल्ड एनिमल्स को देख के कंफ्यूज हो सकता है, या फिर क्रोकोडाइल्स कंफ्यूज कर सकते हैं, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो काफी इजी सा सवाल है, क्लियरली बताया था कि एक नोविस किस चीज में कंफ्यूज हो सकता है बेटा, अंतर लाने में। किस चीज में अंतर लाने में वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये जो जानवर है ये कौन सा है, ये हाइना है या फिर ये क्रोकोडाइल है। सो व्हाट कैन नॉन प्लस नोविस, आपको पता है ये आपके जो है स्टैंजा में यूज किया गया था जब आपने हाइना और क्रोकोडाइल की बात की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्टिंग्विशिंग बीस्ट्स ऑफ प्रे। और यहाँ बीस्ट्स ऑफ प्रे किसकी बात की गई है? हाइना एंड क्रोकोडाइल की। ठीक है, बोलोगे मैम ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ऑप्शन सी में अकेला क्रोकोडाइल लिखा है। अंतर करने के लिए दो लोग तो होने चाहिए ना, तुम किस में अंतर करोगे? अंतर में दो तो चाहिए कम से कम, यहाँ सिर्फ क्रोकोडाइल लिखा है, हाइना लिखा नहीं था। तो परफेक्ट बात ये बैठ रही थी, डिस्टिंग्विशिंग बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी जानवरों में जो शिकार करते हैं उन जानवरों में अंतर करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18, जिसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से। Why can't you spot a chameleon on a tree or on the ground? A, because it runs away quickly, B, because it hides, C, because it can change color, or D, because it is shy. It is a very very easy question. आप एक कैमिलियन को, एक जो है ना गिरगिट को, है ना, एक गिरगिट को पेड़ पे क्यों नहीं स्पॉट कर पाते या ग्राउंड पे क्यों नहीं देख पाते? वो क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो बहुत तेज भग जाता है, या फिर वो बहुत अच्छे से छिपता है, या वो रंग बदलता है, या वो शर्मीला है, इसलिए नहीं दिखता है। तो आई थिंक गिरगिट नाम आते ही क्या याद आता है? वही लोग जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो गिरगिट क्यों नहीं दिखता है, कैमिलियन क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसके पास एक ऐसी क्वालिटी है जिससे वो अपना जो है ना कलर चेंज कर लेता है, अपने आप को बैकग्राउंड के हिसाब से ढालता है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर वो इस ब्लैक बैकग्राउंड पे होता तो उसका रंग ब्लैक हो जाता, येलो पे होता येलो, रेड तक पहुंचता रेड हो जाता। सो इट कैन चेंज इट्स कलर। तो वो पेड़ों पे ग्राउंड पे इसलिए नहीं दिखता है बिकॉज वो वहां का कलर अपना लेता है, तो आपको विजिबल नहीं हो पाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट कैन चेंज कलर। नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. What will happen if you have any doubt about a bear's hug? A, he will hug you again. B, he will let you go. C, he will kill you. Or D, none of the above. So ये बियर वाले स्टैंजा की बात है, और यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि पूछा गया है, अगर आपके साथ आपने जो है ना बियर ने आपको हग किया, है ना, आपको एक जानवर ने हग किया, लेकिन फिर भी आपको ये संदेह है। क्या संदेह है? आपको डाउट है कि ये बियर है कि नहीं। तो फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपके साथ क्या होगा? एंड अकॉर्डिंग टू
मैं फिर से बता रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिए, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू पोअम। पोअम का जो स्टैंजा है, कविता का जो स्टैंजा है, उसमें जो लिखा है आपको उसी के अनुसार उत्तर देना है। सो यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या लिखा हुआ था जब हमने स्टैंजा पढ़ा था कि अगर एक आपके पास जानवर आता है ना, एक क्रीचर आता है, वो आया, उसने आपको हग किया, फिर भी आपको, तो आप समझ जाना बियर है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा डाउट हो ना कि ये बियर है कि नहीं, तो वो फिर से क्या करेगा, तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, एक बढ़िया सी लाइफलाइन दे देती हूँ आपके लिए, है ना। गिव, यहां पे बस ये लास्ट लाइन है ना, इट विल गिव यू अ कैरिस। व्हाट इज अ कैरिस, है ना, एक कैरिस देगी, ये आपके स्टैंजा की आखिरी लाइन में लिखा था, है ना। गिव यू वाला मतलब कैरिस लास्ट वर्ड था, ठीक है। तो कैरिस का मतलब क्या होता है, एक प्यारा स्पर्श या एक हग, फिर से एक हग देगा, है ना, फिर से एक जो है ना झप्पी पालेगा। तो अगर आपको संदेह हो कि ये बियर है ना, उसने हग किया, आपको फिर भी डाउट हुआ बियर है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, कोई नहीं, चिंता मत करो, वो फिर से आपको एक हग कर देगा, और फिर से हग करने के बाद आपको पता है आप कहाँ, ऊपर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ही विल हग यू अगेन। ओके, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हु आर नोन एज द बीस्ट ऑफ प्रे। इनमें से किन्हें बीस्ट ऑफ प्रे कहा जाता है। इज इट ऑप्शन ए वाइल्ड एनिमल्स, बी एनिमल्स विच हंट अदर एनिमल्स, सी लायन टाइगर क्रोकोडाइल्स हाइनास, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो दिस इज लाइक वेरी यू नो अगेन एन इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। भाई बता दो क्या होगा इसका आंसर। किन्हें बीस्ट ऑफ प्रे कहा जाता है, वो जानवर जो शिकार करते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब समझते हो ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, आ जाइए। बीस्ट ऑफ प्रे किसे कहा जाता है, वो आंसर जो, और वो आंसर, वो जानवर जो शिकार करे, ठीक है, वो जानवर जो शिकार करे। तो शिकार कौन करता है, जंगली जानवर। यस मैम करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि क्या मैं इसे टिक करके आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। बोलो नहीं मैम, आपने क्या सिखाया है कि इवन इफ यू फाइंड द फर्स्ट आंसर टू बी द करेक्ट वन, स्टिल यू नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस। आप सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है भाई। अगर आप कहते हो तो मैं पढ़ लेती हूँ। पहला वाला तो सही है, चलो दूसरा पढ़ते हैं, एनिमल्स विच हंट अदर एनिमल्स। तो बिल्कुल अच्छी बात है यार, हंट यानी जो दूसरे जानवरों का शिकार करे, जो कार्निवोर हो, उन्हें तो बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं। भाई ये बात भी सही लग रही है, ठीक है। सी लायन टाइगर क्रोकोडाइल हाइनास, ये आपको उदाहरण दे दिए, एग्जाम्पल कि शेर बाघ क्रोकोडाइल हाइनास ये भी तो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो ये तो बीस्ट ऑफ प्रे कहलाएंगे। और अगर जब तीनों ही सही हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, एज यू ऑल नो, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, आई होप सबने सही उत्तर दिया होगा। फटाफट से अपना जोश बनाए रखें, बस 10 और सवाल हमको करने हैं, एंड देन लास्ट में हम स्कोर कैलकुलेट करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज इन द फॉर्म ऑफ अ फिल अप। आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। अ डैश changes its color according to its surroundings. A lizard, B chameleon, C bear या D none of the above. एक ऐसा जानवर, एक डैश जानवर है जो अपना रंग बदलता है उसके वातावरण, उसके आसपास के सराउंडिंग्स के अनुसार। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें कुछ सेकंड भी रुकूंगी, फटाफट से आंसर सबको पता है मैम, ऑप्शन बी, दैट इज chameleon. So without wasting any time, we will quickly move on to question number 22. एंड जैसे जैसे आगे आ रहे हैं अपन स्पीड बढ़ाते जाएंगे। चलिए बहुत ही शानदार सा सवाल आ चुका है। What is the rhyme scheme of the stanzas of the poem Wild Animals? इस कविता के स्टैंजास की राइम स्कीम क्या है। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आपको इजी सा काम करना है, राइम स्कीम फटाफट से आपको निकालनी है। एंड वाइल एक्सप्लेनिंग द पोएम, मैंने राइम स्कीम बताई थी। अच्छा एक चीज बता दूं, इस पूरी पोएम के हर स्टैंजा में सेम राइम स्कीम चलती है। तो आप यहाँ तो इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो आप अपनी बुक्स में पोएम को खोल सकते हैं एंड देन वहाँ पे आप बैठ के राइम स्कीम निकाल लो, ठीक है। यू कैन टेक फ्यू मिनट्स, या आप कर सकते हो। या फिर मैं काम करती हूँ, मैं जो है फटाफट से पीछे, है ना, अभी ब्लैक स्क्रीन पे मैं लास्ट लाइन लिख देती हूँ स्टैंजास की, ठीक है। फिर मैं तुम लोग को टाइम दूंगी कि आप जो है यहाँ पे राइम स्कीम निकाल सकें।
चलो आ जाओ, दिखा देती हूँ, एक स्टैंजा देख लो, काम चल जाएगा। ये सेकंड स्टैंजा है, पर मैं आपको बता दूं सारे पोएम में राइम स्कीम स्कीम है, तो कोई भी स्टैंजा आप उठा लो। मैंने सेकंड स्टैंजा लिया है, ठीक। चलो टेक सम टाइम, फटाफट से बताओ राइम स्कीम क्या होगी। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो क्या करना है राइम स्कीम में, फटाफट से बताओ क्या करोगे। आखिरी वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। हर लाइन का बेटा कौन सा वर्ड देखोगे, लास्ट वर्ड। तो लेते जाओ, ये हो गया राउंड, ये हो गया यू, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया यू, है ना, इफ ही ईट्स यू, और ये हो गया लर्न, और ये हो गया डिसर्न। ठीक है, चलो इतनी सादा मैं हिंट दे रही हूँ, है ना आपको, अब तो बता पाओगे। चलिए क्या करना है आपको, लास्ट वर्ड का क्या साउंड आता है उन्हें आपको पहचानना है। अब जैसे थोड़ा जोर से बोलोगे तो समझ आएगा। राउंड, कैसा साउंड आ रहा है लास्ट में, राउंड, ड का साउंड आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसे एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज लेटर ए। ठीक है, चलो अब मैंने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा, नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड यू। यू में क्या साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है। तो क्या राउंड और यू का साउंड सेम है? राउंड में ड से एंड हो रहा है, यू में यू से एंड हो रहा है, तो नहीं मैम, अलग साउंड है। तो बेटा क्या करेंगे, एक अलग अपन इसको लेटर से दर्शा देंगे। अलग लेटर क्या हो गया यहाँ पे, मान लो बी दे दिया मैंने, ठीक है, सीक्वेंस में ही चलेंगे लेटर्स, ए दे दिया, बी दे दिया। चलो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड का साउंड कैसा आ रहा है, ड जैसा, और राउंड का साउंड भी ड जैसा है, तो दोनों को सेम लेटर दे सकते हैं। चलिए अगला, ये नेक्स्ट साउंड इज यू। यू इनमें से किससे मैच कर रहा है साउंड, क्लियरली मैम इस वाले से मैच कर रहा है, तो हम इसे बी दे देंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है लर्न। लर्न में किसका साउंड आ रहा है, न का साउंड। राउंड में ड का साउंड, यू में जो है ऊ का साउंड आ रहा है, यू। तो अब मुझे बताओ ड ऊ, क्या न इससे मैच करेगा कहीं, मैम बोलो, यहाँ तो कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसे एक और नया लेटर दे दूंगी। बी के बाद क्या आता है, सी। ठीक, एंड लास्ट वर्ड पढ़ो, डिसअर्न। डिसअर्न में भी तो मैम न का साउंड आ रहा है, और लर्न में भी न का साउंड आ रहा है। इफ दे बोथ आर सेम, तो यहाँ क्या दे दोगे, लेटर सी। इट इज वेरी सिंपल टू टेक आउट राइम स्कीम, और मैं बता रही हूँ ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड काफी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों इसमें गलती करते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एंड आई होप अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। तो बेटा कैसे लिख दोगे राइम स्कीम, कुछ मत करना, इसको एक लाइन में लिख देना। ठीक है, सिंपल सी बात है, राइम स्कीम दी है, इसको एक लाइन में सीधे सीधे उतार दो। ए के बाद बी, बी के बाद ए, देन अगेन बी, एंड लास्ट में 2 बार सी। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पूरी कविता में सेम राइम स्कीम है, ए बी सी। आई होप सभी ने यही निकाली होगी राइम स्कीम। तो अब आप ऑप्शन देख लो, क्या थी, ए बी सी। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिया है ए बी सी। अरे बहुत ही बढ़िया, पहले ऑप्शन में ही आपको क्लियर दिख गया आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में अलग अलग है। So option A is the correct answer. I hope everyone must have answered this. And अगर फिर भी किसी ने गलती की है तो you need to focus, थोड़ा आप rhyme scheme पे जरूर अपना work करें। चलिए, get ready for question number 23 on your screen, which says, whose hide with stripes is peppered? What is the meaning of the underlined word? Is it A, painted, B, scattered, C, striped, or D, none of the above? तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपकी कविता की लाइन दी है, कि पोएम की लाइन है, whose hide with stripes is peppered. What is the meaning of the underlined word? यहाँ पे underlined word का अर्थ क्या है? ठीक है, underlined word कौन सा है मैं आपको बता दे रही हूँ। underlined word है यहाँ पे आपका peppered। ठीक है, peppered word का मतलब क्या है यहाँ पे, A, painted, B, scattered, C, striped, या D, none of the above. What is the correct answer in this case? तो देखो पेपर्ड का मतलब होता है, एंड यहाँ पे आई थिंक है ना, स्ट्राइप्स नहीं है, whose hide is, है ना, whose hide with spots is peppered, है ना, with spots होगा, है ना, स्ट्राइप्स नहीं है, with spots है, peppered। तो पेपर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा है लेपर्ड, है ना, पेपर्ड और लेपर्ड दोनों राइम करता है ना। लेपर्ड जो है तेंदुआ, उसकी बॉडी पे अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया था कि उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्पॉट्स कैसे रहते हैं बेटा, पूरी तरह बिखरे रहते हैं, है ना, एक जगह नहीं होते हैं, पूरी बॉडी में बिखरे हुए रहते हैं। तो पेपर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए रहना।
तो सबको समझ आ गया मैम करेक्ट आंसर क्या है? इट इज ऑप्शन बी, दैट इज स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है पूरी बॉडी पे बिखरे होना। जैसे आप एक टी शर्ट पहनते हो पोल्का डॉट वाली, पूरी उस पे शर्ट पे ऐसे डॉट 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 रहते हैं, तो क्या होता है? बिखरे हुए हैं पूरी जगह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेपर्ड मीन्स स्कैटर्ड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? इस पर्टिकुलर कविता के कवि कौन है? पोएट के एंड इवन राइटर के नेम्स आपको होल हार्टेडली याद करने हैं। इज इट ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी कैरोलिन वेल्स, सी लेस्ली नॉरिस या डी जॉन बेरीमैन? तो पोअम भाई ये जिन्होंने भी लिखी हैं बहुत ही ह्यूमरस हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया है। और हिंट दे दूं तो ये कवियत्री हैं, है ना, शी इज अ फीमेल पोएट। एंड एक फैक्ट बताया गया था कि इस कविता के बाद, एक बस फैक्ट की बात बताती हूँ, इस कविता के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि इतनी फनी तरीके से, इतने अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर में इन्होंने ये पोएम लिखी है, एंड तभी ये आपकी क्लास 10 की बुक्स में प्रेजेंट है। राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैरोलिन वेल्स इज द पोएटेस ऑफ दिस पोएम। ऑलराइट, नाम याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्किन सेज, हाउ इज द स्किन ऑफ द लेपर्ड? ए शाइनी, बी स्पॉट्स ऑन स्किन, सी स्केली या डी स्मूथ? लेपर्ड की यानी तेंदुए की चमड़ी क्या कैसी होती है? शाइनी होती है यानी चमकती है भाई, है ना, चमक निकलती है उसमें से। स्पॉट्स होते हैं यानी धब्बे होते हैं। स्केली का मतलब बेसिकली होता है जैसे स्नेक का स्किन देखा है, स्नेक कैसा होता है? स्नेक एकदम स्केली स्किन होती है ना, स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी स्किन में, रफ स्किन जिसे कहते हैं, रफ होती है ना स्केली। और स्मूथ तो पता ही है मैम, स्मूथ होती है, ठीक है, कोमल टाइप। तो करेक्ट आंसर क्या है? तेंदुए की स्किन पे अभी पीछे डिस्कस किया, बी स्पॉट्स ऑन स्किन। सो वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 सेज, he will give you just one more caress. Who is he as per the poem How to Tell Wild Animals? Is it A chameleon, B bear, C hyena or D leopard? तो यहाँ पे कविता की लाइन है he will, वो तुम्हें एक और कैरिस मतलब क्या होता है? एक बहुत ही प्यार भरा टच देगा, प्यार भरा हग देगा। तो यहाँ पे ही कौन है? कौन तुम्हें कैरिस कर रहा है? कौन तुम्हें स्पर्श कर रहा है, टच दे रहा है? Chameleon, bear, hyena, leopard. So we all know caress word का मतलब क्या होता है? To एक gentle, एक टच होता है, एक प्यार भरा लवली, आप किसी को लविंगली बहुत ज़्यादा टच करते हो। तो यहाँ पे टच वाली बात कहाँ आई थी? याद करो, बियर की जब बात आई थी, है ना, बियर्स हग कहा गया था। भालू जब आपको हग करता है, तो यहाँ कहा था कि अगर आपको भालू हग करे, है ना, फिर भी आपको संदेह हो कि यार ये भालू है कि नहीं, तो क्या करेगा? वो फिर से आपको एक कैरेस देगा, यानी आपको एक और हक देगा। सो ही कौन है यहाँ पे? ही इज भालू, दैट इज ऑप्शन बी, बेयर। ऑलराइट, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। व्हाट इज अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग? ए chameleon, बी hyena, सी crocodiles, डी ऑल ऑफ द अबव? अ वेरी इजी क्वेश्चन। लिजर्ड, चिपकली जैसा कौन है? लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। और एग्जैक्ट लाइन आपकी कविता में भी थी, स्टैंजा में, कि लिजर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग क्या है। एंड और बता दूं तो ये लास्ट स्टैंजा की बात है। लास्ट स्टैंजा में जिस एनिमल का जिक्र हुआ है, जिस एनिमल की बात हुई है, उसकी बात हो रही है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग कौन है? दैट इज ऑप्शन ए, कैमेलियन। कैमेलियन जो है रेप्टाइल फैमिली का, लिजर्ड के जैसा दिखता है, चिपकली के जैसा। ऑलराइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। What is so distinct about a crocodile according to Carolyn Wells? A, they have a merry smile. B, they pounce upon their prey. C, they eat the prey at once. या D, their weeping makes them distinct. तो सवाल ये है, what is so distinct? Distinct का मतलब क्या होता है? एक मगरमच्छ के बारे में ऐसा कौन सा फीचर है जो बहुत ही अलग है, यानी बाकी सब में ये फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन मगरमच्छ में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू कैरोलिन वेल्स, यानी कवि के अनुसार पूछ रहे हैं। तो दे हैव अ मेरी स्माइल, यानी मगरमच्छ जो है बहुत ही प्यारी तरह से स्माइल देता है कि नहीं? दे पाउंस अपॉन देयर प्रे, पाउंस यानी वो अपने शिकार पे बढ़िया सा जंप मारता है, जैसे एक तेंदुआ जंप मारता है वैसे। सी, दे ईट द प्रे एट वंस, यानी वो अपना पूरा शिकार एक ही बार में निगल जाते हैं, खा जाते हैं।
या डी देयर वीपिंग मेक्स देम डिस्टिंक्ट, यानी उनका वीपिंग, जो उनके टीयर्स होते हैं, जो उनके आंसू होते हैं, वो उन्हें अलग बनाते हैं। तो बोलो मैम क्या यार, इजी सा क्वेश्चन है। मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, बड़े ही फेमस है। यही इनका अलग कैरेक्टर है कि ये जब अपने शिकार को खाते हैं तो इनकी आंखों से आंसू निकल के आते हैं। सो ऑप्शन डी, देयर वीपिंग मेक्स देम डिस्टिंक्ट, इज द राइट आंसर। Alright, moving on to question number 29, which says, which two things are absent in a chameleon? A, paws and claws, B, teeth and tongue, C, eyes and feet, or D, wings and ears. यानी ये कौन से दो पेयर हैं, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो एक कैमिलियन में एब्सेंट है। एब्सेंट यानी नहीं है, और ये तुम्हें अपने मन से नहीं बताना है। फिर से कह रही हूँ, पोएम में क्लियरली लास्ट स्टैंजा में ये दो चीजें बताई थी कि ये दो चीजें कैमिलियन में नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी भी नहीं होती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैम दांत तो नहीं है, मैम ये तो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पोएम के अनुसार बताना है कि पोएम में कौन सी दो चीज बोली थी जो कैमिलियन में एब्सेंट है। सो करेक्ट आंसर सबको पता है। क्या कहा गया था, यहाँ कंपेयर किया था कि कैमेलियन के एक चिपकली की तरह कान और जो है विंग्स नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विंग्स एंड ईयर्स आर द टू थिंग्स व्हिच आर एब्सेंट इन अ कैमेलियन अकॉर्डिंग टू द पोएम। चलिए, आई होप everyone must have given the right answer. So let's move on to the last question of this video, and again an important question जो कि poetic device पे based है। सवाल कहता है, यहाँ पे आपकी कविता की लाइन दी गई है, और if sometime when roaming round, what is the poetic device used in the above lines? आपको बताना है कविता की इस लाइन में कौन सा poetic device आपने यूज किया है भाई। A, personification, B, repetition, C, alliteration या D, metaphor। अब क्योंकि मुझे उम्मीद है मैंने पीछे आपको समझा दिए थे poetic device, तो सारे बता पाओगे। बस दो यहाँ पे नए आए हैं, दूसरे आए हैं। क्या नए तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया है, पर जिसको नहीं पता है सुन लो। बेटा पर्सोनिफिकेशन पीछे पढ़ा दिया, कोई दिक्कत। मेटाफर भी बता दिया, बचा रिपीटेशन। रिपीटेशन तो वर्ड ही कहता है, जब रिपीट होते हैं वर्ड्स, है ना, रिपीट वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स, है ना, रिपीटेड वर्ड्स, जो वर्ड्स दोहराए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, लेप एंड लेप अगेन। तो यहाँ पे ये आपकी पोएम की लाइन है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। लेप एंड लेप अगेन में कौन सा वर्ड दोहराया जा रहा है, ये वाला, LEP। तो रिपीटेशन का यूज क्या होता है, इससे ना बात पे फोकस जाता है ना, कि वो इस बात पे ज्यादा प्रभाव डालना चाह रहे हैं, स्ट्रेस ले करना चाह रहे हैं। चलिए, एलिट्रेशन तो यार ये मैं बता दूं, ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो हर जगह आ जाता है, मतलब इसको और कोई काम धंधा नहीं है, ये हर पोएम में घुस आता है। एलिट्रेशन में क्या होता है, when within a line, एक ही लाइन के अंदर या नियर बाय जो वर्ड्स होते हैं, within a line, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड। क्या बोला मैंने, कहा एक लाइन के अंदर, जैसे स्टैंजा की एक लाइन है, उसमें आसपास वर्ड हो या थोड़े दूर हो, मतलब एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए, और उसमें अगर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट क्या, AEIOU के अलावा वाले साउंड, है ना, AEIOU के अलावा कौन होगा, कॉन्सोनेंट। इनिशियल कॉन्सोनेंट यानी शब्दों का जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे मैं पहला शब्द बोल रही हूँ, जैसे मैंने द बोला, तो द यानी टी का साउंड हो गया, डिवाइस में ड का साउंड होगा, पोएटिक में प का साउंड हो गया। तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है, तो उसे एलिटरेशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा, The ship was shaped as large, है ना, ठीक है। The ship was shaped as large, मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, शिप का श एंड यहाँ पे शेप्ड का श, शिप एंड शेप, ये दोनों साउंड रिपीट हो रहे हैं एंड दोनों कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिटरेशन। तो अब क्लियरली यार मैंने इतना बड़ी हिंट दे दी, तो ये पढ़ लो। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, क्या पर्सोनिफिकेशन है, नहीं, कि कोई ह्यूमन नॉन ह्यूमन थिंग हो, उसको ह्यूमन क्वालिटी दी हो, मैम ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिख रहा है। क्या रिपीटेशन है, क्या कोई भी वर्ड दोहरा रहा है, नहीं मैम। क्या मेटाफर है, क्या तुलना की जा रही है, बिल्कुल नहीं। बचा कौन, जो हर जगह दिखता है, एलिट्रेशन। और कैसे है एलिट्रेशन बताओ। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड,
आर और आर दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों इनिशियल लेटर्स हैं और दोनों जो है एक ही लाइन के अंदर है, तो रोमिंग अराउंड क्या हो गया, दिस इज एन एलिटरेशन. सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. आई होप देयर इज नो डाउट एंड पोएटिक डिवाइसेस बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर रखेंगे. सो विद दिस वी एंड दी 30 क्वेश्चंस एंड एज यू ऑल नो लास्ट में आपका टास्क क्या है, क्या ड्यूटी दी है मैंने आपको, सभी को करना है. घबराना नहीं कि मैम कम मार्क्स आए ज्यादा मार्क्स आए, दैट डजंट मैटर राइट नाउ. कम ज्यादा मार्क्स एग्जाम में मैटर करेंगे. मेरे साथ आज जितनी गलतियां कर लो ठीक है, लेकिन ये गलतियों को जब तुम सुधारोगे ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, राइट. तो आपके जितने भी स्कोर हो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कैसे. फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 25 आउट ऑफ 30 आए आप ऐसा लिख दीजिए, ठीक है. आपके कितने भी आए 30 आउट ऑफ 30 और कम आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. जस्ट टेल योर स्कोर सो दैट इन दी अपकमिंग सेशंस यू कैन इम्प्रूव योर प्रोग्रेस. चलिए भाई, सो विद दिस वी एंड दिस पर्टिकुलर क्लास. अगर आपको क्विज सॉल्व करने में मजा आया हो और आप चाहते हैं मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाऊं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट में अपने व्यूज बताएं. लेट मी टेल यू आवर चैनल प्रोवाइड्स यू एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन, यानी 100% फ्री एजुकेशन है. सारे कोर्सेज, नॉट ओनली इंग्लिश यानी सारे सब्जेक्ट्स, पूरी क्लास जो है आपकी 10th की तैयारी पूरी मैं करा रही हूँ इंग्लिश की. तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. वॉच ऑल वीडियोज, अटेंड ऑल क्लासेस. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.